बांग्लादेश के दिन एक बार फिर से बदलने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के या फिर कहें कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन एक छोटा सा चुनाव बांग्लादेश में जरूर हुआ और शेख हसीना की आवामी लीग ने उसमें बंपर जीत हासिल की। ये बताता है कि 8-9 महीने भले ही हो गए हो, वो बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी की सोच, उनके पार्टी का मैंडेट आज भी बांग्लादेश में मौजूद है। बीएनपी को उन्होंने धूल चटा दी और मौजूदा वक्त में जो कार्यकारी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं मोहम्मद यूनुस, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि आवाम लीग ने एक चुनाव बहुत बेहतर तरीके से जीता है। कौन सा चुनाव जीता है, इसके परिणाम बांग्लादेश में आने वाले वक्त में क्या होने वाले हैं, क्या इस चुनाव से आगे अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश में आने वाली है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, वकीलों को लेकर एक छोटा सा चुनाव हुआ, उस चुनाव में सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट जीते वो आवामी लीग के ही जीते, जबकि अभी पिछले दिनों जो ऑपरेशन डेविल चलाया गया था उसमें आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद भी ये भरोसा शेख हसीना पर कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अभिषेक, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? आवामी लीग। सत्ता में कौन थी? आवामी लीग। तो जाहिर है इसके कार्यकर्ता रहे होंगे जी। बिना कार्यकर्ताओं की तो ये पार्टी थी नहीं। और जब कार्यकर्ता थे तो शेख हसीना भले चले आई बाहर, या हो सकता है कुछ बड़े नेता बाहर चले आए, उन कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? और कितने कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के आप जेल में डालेंगे? उसका लिमिट है ना कुछ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बीएनपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, अब बताइए कोई भारत में आए जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र शुरू कर दें आंदोलन और वो कहे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबके नेताओं को बाहर भगा देंगे और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेंगे जी, ये संभव है? नहीं। और संभव है तो कितने दिनों तक? ठीक है, आज हाथ में हथियार है, आपके बंदूक है, सरकार आपकी है, पुलिस के भरोसे आप दबा दे रहे हैं उन लोगों को, लेकिन वो कार्यकर्ता है और जहां मौका मिलेगा वहां अपना प्रेजेंस शो करेंगे। यही हुआ है। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को पकड़ा जा रहा था और जो भी इनके समर्थक थे उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं लगाई जा रही थी। शेख हसीना के बयान, यहां तक कि उनके भाषण नहीं चलने दिए जा रहे थे। सड़कों पर ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे ही आपने शेख हसीना का नाम लिया तो आपको मारने पीटने लगेंगे, आपके घरों को आग लगा देंगे। अल्पसंख्यकों को वहां इसी नाम पे सताया जा रहा था कि ऐसा मानते हैं मोहम्मद यूनुस के लोग कि वहां के रहने वाले हिंदू, ईसाई, बौद्ध, ये सब आवामी लीग का समर्थन करते हैं, इसलिए वो टारगेट पर है, निशाने पर है। ठीक है। अब इसी बीच एक इलेक्शन होता है, बार काउंसिल का इलेक्शन। बार काउंसिल के इलेक्शन को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। वहां के कोर्ट कचहरी के लिए ये वकीलों का जो इलेक्शन होता है बार काउंसिल का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे पता चलता है कि उस देश की इंटेलिजेंसिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसकी तरफ है। बार काउंसिल का इलेक्शन आवामी लीग ने बम्पर वोटों से जीता है। मोहम्मद यूनुस के पार्टी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई कई जगहों पर। तो जब आप चावल पका है या नहीं ये देखना होता है ना, तो थोड़ा सा 1-2 दाना लेके देखते हैं ना। बिल्कुल। तो ये दाना दिख गया कि बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की आवाम किसके तरफ है, किसका चावल पका है और कौन बिल्कुल कच्चा उतर गया। ठीक है। तो और मैं बता रहा हूं, और मैं डेवलपमेंट बता रहा हूं वहां पे। अभी कुछ दिनों पहले वहां हर शहर में आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी, गुपचुप तरीके से, क्योंकि पुलिस को जैसे ही पता चल जाता है मुझे छापेमारी करते हैं, सताते हैं। यहां तक कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ भी बर्बरता की गई है। इसके बावजूद हर शहर में बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया कि हमारी नेता तो शेख हसीना ही रहे। और फिर उन्होंने ये कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है, शेख हसीना को भागना पड़ा था, उस वक्त आर्मी ने तख्ता पलट किया था कट्टरपंथियों के सहयोग से, लेकिन वापसी की शेख हसीना में। और इस बार तो टुटपुंजिए हैं, इनको तो हटाने में समय नहीं लगेगा, इसलिए शेख हसीना वापस आएंगे। और इसके बाद एक वीडियो जारी किया शेख हसीना ने, जिसमें उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं वापस आऊंगी और फिर से बांग्लादेश की सत्ता में हमारी पार्टी आएगी। ठीक है। ये इससे डर गए मोहम्मद यूनुस। ये तो है बांग्लादेश की बात। ऊपर से अमेरिका की अगर बात करें तो बाइडेन चले गए हैं, जिनके पिट्ठू बनकर यहाँ आए थे।
ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को कह दिया है कि भाई बांग्लादेश का क्या कुछ करना है, बांग्लादेश में कैसे करना है वो आप देखिए। उसकी पूरी कमान भारत के हाथों में सौंप दी है। तो बांग्लादेश की जनता ये समझ गई है कि वैश्विक तौर पर हो या फिर अंदरूनी मामलों के तौर पर, क्योंकि सेना प्रमुख की भी अभी हमने जिक्र किया था, उन्होंने भी चेतावनी दी कि भैया मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, तख्ता पलट इस देश में हो सकता है। तो सारी चीजों को अगर जोड़े तो क्या निकलता है? नहीं, अभी कम से कम लाखों की संख्या में बांग्लादेशी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस बार प्रदर्शन मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। जो भी वादा किया था, जो भी हसीन सपने दिखाए थे कि क्रांति जब होगा और शेख हसीना चली जाएगी तो बांग्लादेश में ये होगा, उनमें से कुछ नहीं हुआ। अब वहां के लोगों का धैर्य चूक रहा है और सबसे बड़ी बात है उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ये बोलने के लिए। पहले तो चलिए लोकतंत्र था, टीवी था, सोशल मीडिया था, अब इनमें से किसी पर वो बोल नहीं सकते। तब वो सड़कों पे आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ढाका से लेके चिटगांव तक और फिर मीरपुर से लेके दूसरे शहर तक ये प्रदर्शन चल रहे हैं। जो उम्मीद वहां जताई जा रही है वो ये कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस के पास पैसे खत्म होंगे और बाहर से मदद मिलनी बंद होगी, वैसे ही ये भाई साहब तो वहां से चल देंगे। तो अमेरिका ने तो रोक दी यूएसएड। हाँ, अभी अभी रहता है थोड़ा सा, और भी कहीं कहीं से इनको मिल रहा है, जैसे पाकिस्तानी आईएसआई वगैरह से कहीं से ले रहे हैं। अरे सर, उसके कटोरे में खुद पैसे नहीं है। नहीं, फिर इन सब कामों के लिए खूब पैसा है, मतलब कि अपने यहाँ खाने को है या नहीं, लेकिन बम बनाने को बहुत। अच्छा, उसका फेवरेट गेम है ना, जैसे जगह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद जो हर पाकिस्तानी है वो फोकस कर रहा है अपने ओरिजिनल गेम पर। वो टेररिज्म है वहां, इसके कंधे पे कौन सा बेल्ट बांधना है और कहां पे फटना है, इसकी तैयारी पूरी। तो खैर वो अलग बात है। वो मैं कह रहा था कि बांग्लादेश में जैसे ही इनके पास पैसे चुकेंगे और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे इनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं ना वैकेंसी निकल रही है, ना वहां फैक्ट्री इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था वो ठप है। मतलब इकोनॉमी डाउन बिल्कुल जा रही है, इन्फ्लेशन रेट अप जा रहा है, चुनाव हो नहीं रहे हैं, सड़कों पर अराजकता है। लोगों का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फिर से डिमांड हो रही है वहां। अभी शुरुआती दौर में वहां करिए हमें हमारा पुराना बांग्लादेश लौटा दो, जैसा था वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये जो अराजकतावादी आया है उससे बहुत खराब। लेकिन पूछे कि अभी तुरंत क्यों नहीं पलट रहे? हाँ, वही मैं पूछ रहा था। अभी क्या है ना कि वहां की पुलिस और वहां के कट्टरपंथियों के हाथों में हथियार है और उनको खुलेआम हिंसा करने की छूट दे दी गई। तो जो शरीफ लोग हैं वो थोड़ा डरे हुए हैं, अपने कमरे में हैं, अपने घर में बंद हैं, वो बोलने से डरते हैं, वो कुछ लिखने से डरते हैं। लेकिन कब तक? आखिर उन्हें भी तो अपना परिवार चलाना है, उन्हें भी तो अपने बच्चियों को पढ़ाना है। अब बताइए, गर्ल्स एजुकेशन रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चियां नहीं पढ़ेंगी। कभी आईएसआई के झंडे लहरा रहे हैं, कभी कोई मौलाना फतवा दे रहा है, कभी कोई कर रहा है भारत पे चढ़ाई कर दो, कभी अपने यहां के स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसें जला रहे हैं, वो फैक्ट्रियां बंद करा रहे हैं कि ये। अब बताइए, वहां के व्यापारी को ये कह रहे हैं कि ये सब व्यापारी लोग जो होते हैं ये पूंजीपति होते हैं या अवामी लीग के समर्थक होते हैं, इन पूंजीपतियों को हटाओ तब इस्लाम का राज स्थापित होगा। यही सब चल रहा है बांग्लादेश। तो देश कैसे चलाएंगे पूंजीपतियों को हटाएंगे? तो यही तो सोचना है, अपने यहां नहीं है क्या कहने वाले कि पूंजीपतियों को हटा दो तो बाकी सब बहुत है। तो उसी तरह की सोच है। और मैं तो 12 बोलता हूं, पूरी दुनिया में ये कम्युनिस्टों ने और इस्लामिस्टों ने हाथ मिला रखा है, आपस में पटे या नहीं पटे। ठीक है, तो बांग्लादेश के हालात सुधरने वाले हैं, वक्त कितना लगेगा वो कारण पंकज जी ने बताया है कि कट्टरपंथियों के हाथ में हथियार है फिलहाल, और जब पैसा मिलना बंद होगा धीरे धीरे और वो कमर टूटेगी, पैसा नहीं होगा हाथ में, तो वो लड़ाई में भी नहीं जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि बांग्लादेश में चुनावों का ऐलान हो, चुनाव हो लोकतांत्रिक तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और एक बार फिर से शेख हसीना लौटकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बने। मौजूदा जो परिप्रेक्ष्य है वो तो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।